लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ से स्टार्ट करना है। लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ, लिमिटेशंस क्या है फर्स्ट लॉ की? देखो फर्स्ट लॉ सारी डिटेल देता है। जैसे एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से ट्रांसफॉर्म होगी, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगी, ठीक है। फर्स्ट लॉ ये डिटेल देता है कि एक एनर्जी जो है, एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बताता है। बोलता है नेट जो एनर्जी है यूनिवर्स की वो क्या होगी, नेट एनर्जी यूनिवर्स की क्या होगी, नेट चेंज इन जो एनर्जी होगा यूनिवर्स के अंदर वो जीरो होगा। लेकिन वो ये नहीं बताता फर्स्ट लॉ कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हुआ कि नहीं होगा, ये इसके बारे में नहीं बताता क्लियर कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा। तो लिमिटेशंस क्या है इसकी, अगर लेक्चर में पढ़ लिया तो उसमें मैंने क्लियर बता रखा है वहाँ पे कि एनर्जी कैन, फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बट डज नॉट प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो। डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो के बारे में नहीं बताता। जैसे हीट है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी फ्लो होती है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी फ्लो करती है। गैसेज है हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जाती है। वाटर है वो डाउन द हिल आता है। ये उल्टा प्रोसेस हो सकता है कि नहीं हो सकता, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है ना। और मेन जो कोई पूछता है कि लिमिटेशंस क्या है फर्स्ट लॉ की, तुम्हें बोलना है डज नॉट प्रिडिक्ट एनीथिंग रिगार्डिंग स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस। ये स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस के बारे में कुछ नहीं बताता, क्लियर, डज नॉट प्रिडिक्ट रिगार्डिंग स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस, है ना, स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस के बारे में नहीं बताता। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। और जो स्टार्टिंग देंगे सेकंड लॉ, जैसे मैं अगर मेन स्टेटमेंट बोलूँ ना तो ये दिमाग में रखना, एनर्जी इज कांस्टेंट, ये फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट है। एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। यूनिवर्स की एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है, ये बोलना है तुम्हें। और अगर मैं बात करूं सेकंड लॉ की, मैं आगे बताऊंगा, अब यहाँ से स्टार्टिंग चलेगी सेकंड लॉ की। इसने क्या बोला था कि एंट्रोपी जो है कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रही है, एंट्रोपी यूनिवर्स की कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रही है। ऐसा क्यों कहा था इसने, मैं एक हिंट दे रहा हूँ सिर्फ, ताकि आगे जाके ये लाइन तुम्हें मतलब कि तुम्हारे लिए यूजफुल रहे। तो इसने क्या बोला था, एंट्रोपी यूनिवर्स की कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है। जैसे हम कोई भी हीट देते हैं, कोई भी सिस्टम है उसको मैं हीट दे रहा हूँ, ये कोई सिस्टम है, इसको हीट प्रोवाइड की प्लस क्यू, अगर हीट देंगे इसको तो क्या सारी की सारी हीट कन्वर्ट हो जाएगी वर्क के अंदर? बोलो सारी हीट कन्वर्ट हो जाएगी हर वर्क के अंदर कि नहीं? सारी की सारी हीट क्या है, वर्क के अंदर कन्वर्ट नहीं होगी। जो कन्वर्ट हो जाएगी वर्क के अंदर, जो वर्क के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी उसे हम बोलेंगे क्या, यूजफुल एनर्जी। उसे हम बोलेंगे अवेलेबल एनर्जी या यूजफुल एनर्जी, यूजफुल वर्क डन हो जाएगा इससे। लेकिन जो हीट कन्वर्ट नहीं हुई वर्क में, मान लो मैंने 100 जूल हीट दी, उसने काम कर दिया 80 का, 80 जूल काम हो गया, बाकी 20 जूल तो वेस्ट हो गए ना। बाकी 20 जूल जो वेस्ट हुए ना, ये अनअवेलेबल एनर्जी है। ये क्या है, अनअवेलेबल एनर्जी। बाकी जो 20 जूल वेस्ट हुए हैं वो क्या है, अनअवेलेबल एनर्जी। और ये सराउंडिंग्स को मिल जाएगी, ये जनरली किसको मिल जाती है, सराउंडिंग्स को मिल जाती है। और यही मेजर ऑफ एंट्रोपी है जो मैं आगे पढ़ाऊंगा तुम। दिस इज ओनली मेजर ऑफ एंट्रोपी, मतलब यहीं से एंट्रोपी, जो मैंने बोला ना, यूनिवर्स की एंट्रोपी कंटिन्यूसली बढ़ रही है, जो मैंने लाइन बोली है कि यूनिवर्स की एंट्रोपी जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है, मैंने उसी को देखकर बोला है। जो सेकंड लॉ ने बोला कि यूनिवर्स की एंट्रोपी कंटिन्यूसली बढ़ रही है, इसी को देख के बोला गया है। क्यों, दोबारा सुनेंगे एक बार लाइन, ये हमने हीट दी सिस्टम को, सिस्टम ने उसमें से कुछ का तो काम कर दिया, बाकी जो हीट थी वेस्ट हो गई, वो चली गई किसको, सराउंडिंग्स को। इससे सराउंडिंग्स की एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। इससे सराउंडिंग्स की एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। इसी वजह से सराउंडिंग्स को हीट मिली, हीट से एंट्रोपी बढ़ती है। इसी वजह से सेकंड लॉ ने बोला कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। और वो एनर्जी हमारी वेस्ट हो गई है, उसे बोलते हैं अनअवेलेबल एनर्जी, विच इज रिक्वायर्ड फॉर वर्क। ये अनअवेलेबल एनर्जी है, एंड दिस अनअवेलेबल एनर्जी इज ओनली मेजर ऑफ एंट्रोपी, यही मेजर ऑफ एंट्रोपी। समझ आ गई बात कि नहीं है? ये अनअवेलेबल एनर्जी और टाइम के साथ साथ क्या होगी, ये अनअवेलेबल एनर्जी जो है टाइम के साथ साथ क्या होगी, ये इंक्रीज ही करती जाएगी ना। तो इसीलिए क्या होगा कि एंट्रोपी यूनिवर्स की कंटिन्यूसली बढ़ रही है, डिसऑर्डर जो है, रैंडमनेस जो है, वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है सिस्टम के अंदर, पूरे यूनिवर्स के अंदर। जो डिसऑर्डर है वो कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तुम वैसे तुम खुद भी सोच के देखोगे ना, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि किसी चीज को ऑर्गेनाइज करना, किसी चीज को ऑर्डर में रखना वो इजी है कि डिसऑर्डर करना इजी है। किसी भी कोई भी एग्जांपल लोगे ना, तो डिसऑर्डर करना बहुत आसान है, लेकिन ऑर्डर करना, ऑर्डर में रखना किसी भी चीज को, वो टफ होगा, वो टफ होगा। तो इसलिए बोलते हैं रेंडमनेस जो है बढ़ती जा रही है यूनिवर्स की।
और मैंने इसको केमिस्ट्री के टर्म्स में, थर्मोडायनेमिक्स के टर्म्स में क्या बताया कि जो भी अनअवेलेबल एनर्जी है, जो हमने हीट दी सिस्टम को, उसमें से 100 जूल हीट दी, 80 का उसने काम कर लिया, 20 जूल चली गई सराउंडिंग्स को, तो उससे 20 जूल जो सराउंडिंग्स को गई है वो अनअवेलेबल एनर्जी है, उससे सराउंडिंग्स की एंट्रोपी क्या हो गई, बढ़ गई, सराउंडिंग्स की एंट्रोपी बढ़ गई, और ये जो 20 जूल एनर्जी थी ये अनअवेलेबल एनर्जी, इसने सराउंडिंग्स की एंट्रोपी को क्या किया, बढ़ा दिया, इसने सराउंडिंग्स की एंट्रोपी को क्या किया, बढ़ा दिया। तो ये यहाँ पे ये सेकंड लॉ की स्टार्टिंग चल रही है एक तरह से। फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन आई थी कि उसने बता दिया कि एनर्जी कांस्टेंट है, एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी एक फॉर्म से अनदर, है ना, एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी, लेकिन उसने स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस के बारे में नहीं बताया कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी कि जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा, ये नहीं बताया इसने। तो इसलिए कुछ टर्म्स स्टडी करेंगे स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, ये पढ़ा है किसी ने अभी? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है? स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। पहले स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होगा, जो अपने आप हो जाए, प्रोसेस विच टेक्स प्लेस बाय इटसेल्फ, प्रोसेस विच टेक्स प्लेस बाय इटसेल्फ और बाय इनिशिएशन, ऐसा प्रोसेस जो खुद हो जाए या हम उसको एक बार इनिशिएट कर दें फिर वो होता रहे, इसे बोलेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जो खुद हो जाए, जैसे वाटर हिल से नीचे आ रहा है, ये अपने आप ही होगा हमेशा, फ्लोइंग ऑफ वाटर डाउन ए हिल, ये क्या है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, फ्लोइंग ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, हीट हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो करेगी, ये दूसरा एग्जांपल, ये भी स्पॉन्टेनियस का एग्जांपल है ना। तो और फिर उसके अलावा फ्लोइंग ऑफ गैसेस फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये जनरल है बिल्कुल, कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही गैस फ्लो करेगी। इनके ये उल्ट, सेकंड लॉ क्या है कि वो कहता है कि एक्सटर्नल एजेंट अगर लगा देंगे हम तो ये प्रोसेस रिवर्स भी कर सकते हैं। वाटर को हिल के ऊपर पहुंचाना है, ऊपर पहुंचाना है अगर, तो जैसे हम घरों में मोटर वगैरह लगाते हैं तो वाटर ऊपर चला जाता है। हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी फ्लो करती है, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी फ्लो कर सकती है, कैसे, जैसे रेफ्रिजरेटर के अंदर होता है, रेफ्रिजरेटर में उल्टा होता है। तो यही है कि हम अगर एक्सटर्नल सप्लाई दे देंगे, एक्सटर्नल एनर्जी लगा देंगे, तो हम प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं, ये सेकंड लॉ ने बोला। ये सेकंड लॉ, विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंट ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैन नॉट बी रिवर्स। अदरवाइज क्या है, जितने भी थर्मोडायनेमिकली स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस है, जितने भी थर्मोडायनेमिकली स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस है, वो कभी भी रिवर्स नहीं हो सकते। वाटर डाउन हिल ही आएगा, ऊपर कभी अपने आप ही चढ़ेगा। समझिए कि नहीं है? तो ये सेकंड लॉ की स्टेटमेंट्स है जो हमें आगे पढ़ेंगे डिटेल में। अभी मैं पहले पढ़ाऊंगा तो स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है, इसके एग्जांपल्स क्या है, इसके बाद एंट्रोपी करेंगे, फिर आएगा सेकंड लॉ। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है, जो अपने आप हो जाए, जैसे मैंने एग्जांपल दे दी, या जिसको मैं एक बार इनिशिएट कर दूं। इनिशिएट करने में एग्जांपल जैसे तुम्हें जो समझ आ जाएगा वो क्या है, जैसे लाइटनिंग ए कैंडल, एक कैंडल को एक बार लिट कर दिया हमने तो वो कंटिन्यूसली ग्लो करता रहेगा, कंटिन्यूसली वो जलता रहेगा एक बार लिट करने के बाद। तो ये क्या है, एग्जांपल किसका है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का, जो अपने आप हो जाए या एक बार इनिशिएट कर दें फिर होता रहे, जो या एक बार इनिशिएट कर दें फिर वो होता रहे, दैट इज कॉल्ड एज ए स्पॉन्टेनियस। इसे क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। सही है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और नॉन, जैसे जितनी भी केमिकल रिएक्शंस है उसमें स्टार्टिंग में हमें एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ती है, उसमें स्टार्टिंग में हम एक्टिवेशन एनर्जी देंगे और उसके बाद प्रोसेस होता रहेगा, ये भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है, जो अपने आप भी ना हो, जो अपने आप भी ना हो और इनिशिएट करने पर ना हो, जैसे उल्टा प्रोसेस अभी मैंने बताया तुम्हें, फ्लोइंग ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी, अपने आप नहीं होगा, ना ही इनिशिएट करने के बाद अपने आप होता रहेगा। फ्लोइंग ऑफ वाटर अप हिल, ये भी अपने आप नहीं होगा, सही ना। तो ये क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब अब जो प्रोसेस हो रहे हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, फ्लोइंग ऑफ वाटर डाउन ए हिल, फ्लोइंग ऑफ वाटर डाउन ए हिल, वाटर हिल से नीचे आ रहा है, तो इनिशियली क्या है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम। जब वो नीचे आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और काइनेटिक एनर्जी भी होगी। जब वो नीचे आ गया वाटर, तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो और काइनेटिक एनर्जी भी ऑलमोस्ट जीरो, ये भी जीरो लगभग। तो अब ये प्रोसेस क्यों हुआ, ऐसा सोचोगे अगर तुम, ये प्रोसेस क्यों हुआ, ये प्रोसेस इसलिए ये हुआ, कोई भी सिस्टम है वो चाहता है कि वो एनर्जी उसकी मिनिमम हो जाए, कोई भी सिस्टम वो क्या चाहेगा कि उसकी एनर्जी क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। तो वाटर की एनर्जी पहले मैक्सिमम थी, अब नीचे आया, एनर्जी क्या हो गई, मिनिमम हो गई, मिनिमम हो गई तो वो स्टेबल हो गया, मिनिमम हो गई तो वो स्टेबल हो गया, यानी उसने एनर्जी अपनी रिलीज कर दी, रिलीज कर दी तो वो क्या हो गया, स्टेबल हो गया। यही स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की एग्जांपल डेफिनेशन, सही ना, कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, जो अपनी एनर्जी को रिलीज कर दे, क्लियर। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है, जो अपनी एनर्जी को रिलीज कर देगा, वो प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस।
कोई डाउट तो नहीं है, ये दिमाग में रखना है आप पे। इसका मतलब जितनी भी रिएक्शंस हैं, केमिकल रिएक्शंस है जो एनर्जी रिलीज करती है, यानी जितनी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है, वही स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए। यहाँ पे ध्यान से समझना बिल्कुल। यहाँ पे किसी को डाउट तो नहीं कोई? एक बार हैंड से करेंगे यहाँ तक जिसको समझ आ गया, फास्ट, जिसको यहाँ तक समझ आ गया अभी। आदित्य, कनिष्क, शिखा, निशि, अर्नव, अंशिता, सिद्धि, उज्जवल, नित्या, कृष्णा, बॉबी, निकिता, आर्यमन, देवांशी, मयंक, हर्षित, निवृत्ति, आर्यमन, छवि, गर्व। सर ये वाला ये तो बहुत पॉइंट में सिंपल लाइंस, अभी बता रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। आर्यमन तेरे को, छवि, छवि, चलो एक बार दोबारा देखेंगे। निशी, निशी, यस सर। निशी डिस्कशन हो रहा है छवि के साथ कि नहीं? यस सर। चलो अच्छा, अभी अभी मैंने जो अब जो तुम्हें लाइन बोली है वो दोबारा सुनेंगे। मैंने तुम्हें बोला, जैसे एग्जांपल लिया मैंने, वाटर फ्लोइंग डाउन ए हिल, वाटर ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ऊपर उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, जब नीचे आएगा तो पोटेंशियल भी, पोटेंशियल डिक्रीज कर रही है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है, लेकिन अब काइनेटिक मिल गई है उसको, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक दोनों दोनों होंगी एनर्जी। और जब वाटर बिल्कुल नीचे आ जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो गई, काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ऑलमोस्ट नील हो जाएगी। ऊपर से नीचे आ रहा है तो बहुत तेजी से आएगा, काइनेटिक एनर्जी नीचे आ रहा है तो खत्म हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये प्रोसेस क्यों हुआ, इसने अपनी एनर्जी को क्या किया, मिनिमाइज किया। तो ऐसा कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा जो एनर्जी रिलीज कर रहा है, जो सिस्टम एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो यानी वो क्या हो गया, वो क्या हो रहा है, स्पॉन्टेनियस हो रहा है। तो यहां से कंक्लूजन मिला कि जितने भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है, जितने भी, जैसे N2+3H2 डेल्टा एच इसका नेगेटिव है, 2NH3, डेल्टा एच इसका नेगेटिव है, तो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। ऐसे ही C+O2 डेल्टा एच इसका नेगेटिव है, तो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। सही ना? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं जो स्पॉन्टेनियस है। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, ये एक फेवरेबल फैक्टर है। ये बात समझ आ गई आपके नहीं? ये बात गर्व? ये सर आ गया। हाँ, तो इसलिए यहाँ पे, यहाँ से कंक्लूजन ये मिला कि ऐसा कोई भी सिस्टम, ऐसा कोई भी प्रोसेस, ऐसी कोई भी रिएक्शन जो एनर्जी रिलीज कर रही है, वो स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रही है, और वो प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। वो प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। यहां से ये कंक्लूजन आ गया इसका। लेकिन लेकिन अब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो एंडोथर्मिक हैं लेकिन फिर भी स्पॉन्टेनियस हैं, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस तो अपने आप मेल्ट कर जाती है, H2O सॉलिड है, वो अपने आप ही किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। वो लिक्विड होकर H2 लिक्विड बनता है कि नहीं है? तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, और प्रोसेस ये हीट एब्जॉर्ब करके बन रहा है ना, ये भूलना नहीं बिल्कुल भी। इसका डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव, फिर भी अपने आप होता है। और ऐसे ही इवेपोरेशन ऑफ वाटर, ये भी अपने आप हो जाता है, ये भी क्या होता है, अपने आप हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे, ये मैंने दो ही एग्जांपल लिए जो डेली लाइफ से रिलेटेड है, दोनों के दोनों एंडोथर्मिक है, हीट को एब्जॉर्ब करेंगे तब जाके प्रोसेस होगा, हीट को एब्जॉर्ब करेंगे तब जाके प्रोसेस होगा। तो ये तो एंडोथर्मिक है, फिर ये क्यों हो रहे हैं, फिर ये क्यों हो रहे हैं? अभी मैंने ऊपर बोला तुम्हें कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, दे टेक प्लेस बाय रिलीजिंग ऑफ एनर्जी, they minimize their energy, hence become stable, so these processes are spontaneous, which release energy. But in case of evaporation of water as well as melting of ice, both the process are taking place by absorption of heat, that is these reactions are endothermic, then why they are taking place, तब ये अपने आप क्यों हो रहे हैं, ये क्वेश्चन मार्क आ गया। इसका मतलब एनर्जी फैक्टर के अलावा, ध्यान देंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी फैक्टर के अलावा भी कोई फैक्टर है जो स्पॉन्टेनिटी को एक्सप्लेन कर रहा है। एनर्जी फैक्टर के अलावा भी, एक मिनिमम एनर्जी फैक्टर के अलावा, मिनिमम एनर्जी, ये तो कोई भी सिस्टम अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहता ही है, यानी इस फैक्टर के अलावा भी कोई फैक्टर है जो स्पॉन्टेनिटी को एक्सप्लेन करता है। अब उस फैक्टर को निकालने के लिए, उस सेकंड फैक्टर को निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने क्या किया कि एक ऐसा सिस्टम लिया जिसमें हमने एनर्जी दी ही नहीं, जिसमें हमने एनर्जी नहीं, और बेस्ट एग्जांपल है, बुक्स, हर बुक में देखिए एग्जांपल ये, हमने उसको एनर्जी दी नहीं। जैसे यहाँ पे मैंने स्टॉप को लगा रखा है, यहाँ पे मेरे पास है से कोई गैस है, N2 गैस ले लो, यहाँ पे दूसरी गैस है O2 से,
यहाँ O2 गैस है। जैसे ही मैं ये स्टॉप को ओपन करूंगा, जैसे ही मैं इस स्टॉप को ओपन कर दूंगा तो क्या होगा, गैसेस एक दूसरे के अंदर मिक्स कर जाएंगी। गैसेस यहाँ पे क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के अंदर यहाँ पे भी आ जाएगी और ये क्रॉस यहाँ आ जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। और तुम यहाँ पे मैंने डेल्टा जीरो रखा था, मैंने कोई हीट नहीं दी अंदर। ये तेरे से मान लो इंसुलेटेड सिस्टम था, ये आइसोलेटेड सिस्टम था, यहाँ कोई हीट दी नहीं है मैंने। गैसेस जैसे ही स्टॉप को ओपन किया, गैसेस रैंडमली मिक्स हो गई। यहाँ एनर्जी नहीं दी है, प्रोसेस लेकिन हुआ, प्रोसेस हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें डिसऑर्डर मिल गया। पहले ऑर्डर्ड था, ये स्टॉप कॉक ओपन करते ही डिसऑर्डर हो गया। यानी दूसरा फैक्टर जो है वो क्या है, मैक्सिमम रैंडमनेस। यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें रैंडमनेस बढ़ रही है, इसी को बोलते हैं एंट्रोपी। जिसमें रैंडमनेस बढ़ रही है वो प्रोसेस भी होगा। तो सेकंड मिनिमम एनर्जी फैक्टर, और दूसरा फैक्टर क्या है, मैक्सिमम रैंडमनेस फैक्टर। इसको रैंडमनेस को ऐसे डिनोट करते हैं, एनर्जी को ई से। अब बात समझ आ गई कि नहीं है? तो इसलिए ओवरऑल ड्राइविंग फोर्स जो होता है किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को डिफाइन करने के लिए, ओवरऑल ड्राइविंग फोर्स, उसको डी से डिनोट करते हैं, डी से। और ये होता क्या है, ई प्लस आर। ई क्या है, मिनिमम एनर्जी फैक्टर। ई क्या है, मिनिमम एनर्जी फैक्टर। आर क्या है, मैक्सिमम रैंडमनेस फैक्टर। ई है मिनिमम एनर्जी, आर है मैक्सिमम रैंडमनेस। कोई डाउट? कोई डाउट इसमें? ये समझ नो आ गया सर। कि नहीं, दो फैक्टर? हाँ, पूछना है किसी को क्या? चलो, ये तुम्हें समझ आ गया। फिर डी है ड्राइविंग फोर्स, और ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए सिस्टम के पास और मैक्सिमम रैंडमनेस। कोई एक भी डिफाइन कर सकता है स्पॉन्टेनिटी को, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होना चाहिए। अकेला मिनिमम एनर्जी फैक्टर स्पॉन्टेनिटी को डिफाइन नहीं कर सकता। अकेला रैंडमनेस फैक्टर भी स्पॉन्टेनिटी को डिफाइन नहीं कर सकता। एनर्जी फैक्टर बहुत ज्यादा अगेंस्ट है तो प्रोसेस क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। हाँ, अकेला एनर्जी फैक्टर अगर जैसे रैंडमनेस नहीं है और एनर्जी की वजह से सिलेक्शन हो रही है, एनर्जी की वजह से, जैसे इसमें रैंडमनेस नहीं है, अगर तुम देखोगे ना, N2+3H2 गेस 2NH3, गेस 2NH3, ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है। रैंडमनेस डिसऑर्डर कहाँ होगा ज्यादा, जहां गैसेस ज्यादा है कि जहां गैसेस कम है? डेल्टा जिसका नेगेटिव है, सर जहाँ गैसेस कम है, सॉरी ज्यादा वहां पे है। रैंडमनेस क्या होगी? जहां गैसेस ज्यादा है वहां रैंडमनेस ज्यादा होगी ना। यस सर। अब देखो यहाँ चार गैसेस है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में सिर्फ दो गैसेस है, तो रैंडमनेस कहाँ ज्यादा है? रिएक्टेंट में। रिएक्टेंट में। तो क्या रैंडमनेस फैक्टर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने को फेवर कर रहा है, नो सर। और एनर्जी फैक्टर फेवर कर रहा है कि नहीं? यस सर। तो एनर्जी फैक्टर यहाँ फेवर कर रहा है ना, इसलिए रिएक्शन को बोलते हैं हम एंथैल्पी ड्रिवन रिएक्शन। एंथैल्पी एनर्जी होती है ना, एंथैल्पी ड्रिवन रिएक्शन। समझ गए कि नहीं है? ये क्वेश्चन आते हैं, व्हाट आर एंथैल्पी ड्रिवन रिएक्शन इन विच एंथैल्पी ड्राइव्स द रिएक्शन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। रैंडमनेस फैक्टर फेवर ना करे लेकिन एंथैल्पी फैक्टर फेवर करे। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, सेकंड एग्जांपल में ले रहा हूँ, मैंने लिया इसमें एग्जांपल से, दूसरा एग्जांपल ये ले लो, H2O सॉलिड, यानी आइस से वाटर का बनना, आइस से वाटर बना। अब ये बताओ, प्लस हीट, ये इसमें डेल्टा H तो पॉजिटिव है, यानी ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, रिएक्शन फिर भी हो रही है। अब ये कौन सी ड्रिवन रिएक्शन होगी? सॉलिड की मूवमेंट ज्यादा है, सॉलिड में डिसऑर्डर ज्यादा है कि लिक्विड में? लिक्विड रैंडमनेस में। कहाँ ज्यादा है, सॉलिड? लिक्विड में ज्यादा होगा डिसऑर्डर, लिक्विड में रैंडमनेस ज्यादा होगी। इसलिए अब ये रिएक्शन कैसी होगी, ये वाली एंथैल्पी ड्रिवन रिएक्शन थी, ये कौन सी ड्रिवन रिएक्शन होगी, एंट्रोपी ड्रिवन रिएक्शन। बात समझ आ गई कि नहीं है? सेकंड रिएक्शन कौन सी होगी, एंट्रोपी ड्रिवन रिएक्शन। नहीं समझ आया ये? आ गया सर। हाँ, ये है एंट्रोपी। क्लियर? दिस इज एंट्रोपी ड्रिवन रिएक्शन, ये एंट्रोपी ड्रिवन रिएक्शन। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट आर एंथैल्पी ड्रिवन रिएक्शन, व्हाट आर एंट्रोपी ड्रिवन रिएक्शन, है ना? व्हाट आर एंथैल्पी ड्रिवन रिएक्शन, व्हाट आर एंट्रोपी ड्रिवन रिएक्शन। कई केसेस ऐसे होते हैं जिसमें दोनों फैक्टर फेवर कर जाते हैं, जैसे C+½ O2 गिव्स CO, CO गैस, O2 गैस, कार्बन सॉलिड, डेल्टा H इसका नेगेटिव, डेल्टा H इसका नेगेटिव। तो इससे को दोनों फैक्टर फेवर कर रहे हैं कि नहीं? इधर आधा मोल गैस है, इधर 1 मोल गैस है, और सिस्टम का डेल्टा H भी नेगेटिव है, तो मिनिमम एनर्जी है, मैक्सिमम एंट्रोपी है, तो ये भी फेवर होगा प्रोसेस की नहीं? ये यस सर। प्रोसेस फेवर होगा कि नहीं? हाँ, तो ये प्रोसेस फेवर होगा, एनर्जी फैक्टर भी फेवर कर रहा है
और एंट्रोपी फैक्टर भी। अब मैं एक चीज तुम्हें यहाँ बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मैंने जैसे तुम्हें बताया कि 4 टर्म्स इस चैप्टर में हमें पढ़नी है, मेनली 4 टर्म्स पढ़नी है। कौन कौन सी 4 टर्म है वो कौन कौन सी 4 टर्म है? पहली टर्म थी डेल्टा ई, इंटरनल एनर्जी चेंज। दूसरी टर्म क्या थी? डेल्टा एच, एंथैल्पी चेंज। तीसरी टर्म क्या थी? डेल्टा एस, एंट्रोपी चेंज। चौथी टर्म क्या है? डेल्टा जी, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। चारों टर्म मैं बता चुका तुम्हें। ऑल दीज 4 टर्म्स दे आर स्टेट फंक्शंस। साइक्लिक प्रोसेस में इनकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। साइक्लिक प्रोसेस में इनकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी इनकी वैल्यू। ये है स्टेट फंक्शंस, है ना। तो अब इसके अंदर डी जो है ये ओवरऑल ड्राइविंग फोर्स है। डी क्या है? ओवरऑल ड्राइविंग फोर्स विच ड्राइव्स द रिएक्शन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ई हियर इज मिनिमम एनर्जी फैक्टर, ई हियर इज मिनिमम एनर्जी फैक्टर। ये मिनिमम होना चाहिए एनर्जी, और रेंडमनेस क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम होनी चाहिए, तो रिएक्शन होगी। रेंडमनेस होनी चाहिए मैक्सिमम, तो रिएक्शन होगी। अब डी को मैं बोलता हूं डेल्टा जी। ये गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है, आगे जाकर मैं बताऊंगा तुम्हें। डी क्या है? डेल्टा जी, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। ई क्या है? डेल्टा एच। ई क्या है? डेल्टा एच। ये क्या है? एनर्जी, मिनिमम एनर्जी है ना, एनर्जी मतलब एंथैल्पी। तो ये ई क्या है? डेल्टा एच। और रेंडमनेस में एस आता है, यानी एंट्रोपी आता है, माइनस टी डेल्टा एस। ये एक फॉर्मूला बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। डेल्टा जी जरूर, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, भूलना नहीं बिल्कुल भी। डेल्टा जी यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज, डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज। डेल्टा एस क्या है? एंट्रोपी चेंज। अब बता सकते हो डेल्टा जी का साइन क्या होना चाहिए फॉर रिएक्शन टू टेक प्लेस? देखकर बोलना, डेल्टा जी का साइन क्या होना चाहिए फॉर रिएक्शन टू टेक प्लेस? बोलो। नेगेटिव। हाँ, कैसे आया नेगेटिव है? सर डेल्टा एस नेगेटिव होना चाहिए, सॉरी डेल्टा एच, और डेल्टा एस पॉजिटिव होगा। देखो, रिएक्शन होने के लिए डेल्टा एच क्या होना चाहिए? नेगेटिव। नेगेटिव होना चाहिए, मिनिमम एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए। और टी डेल्टा एस क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो नेट क्या आएगा अभी? डेल्टा जी क्या आएगा? नेगेटिव। तो कोई भी प्रोसेस तभी होगा जब डेल्टा जी क्या होगा? नेगेटिव। यहां तक समझ आ गया कि नहीं? मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम रेंडमनेस का कंसेप्ट समझ आ गया कि नहीं? चलो एक बार हैंड रेज करेंगे यहां तक जिसको समझ आ गया, स्ट्रेट जल्दी से। आदित्य, उज्जवल, छवि, अर्नव, कृष्णा, अंशिता, निवृत्ति, नित्या, कनिष्क, बॉबी, मयंक, निशी, शिखा, हर्षित, निकिता, गर्व, देवांशी, आर्यमन। आर्यमन और सिद्धि। सिद्धि समझ नहीं आया? सिद्धि, आर्यमन। देखो बहुत इजी बातें बताई हैं, अभी तो टफ कुछ बताया नहीं इसके अंदर। अब तुम्हें नेक्स्ट जो तुम्हें बताना है इसके अंदर, नेक्स्ट मैं तुम्हें बता रहा हूँ एंट्रोपी भी। यहाँ से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, करेंगे पहले एग्जांपल्स करेंगे फिर आगे करेंगे। एंट्रोपी, देखो एंट्रोपी, एंट्रोपी डिनोट करते हैं इसको एस से, डिनोट करते हैं इसको एस से, सही ना। और ये क्या है? एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी मास, क्योंकि एक टाइप ऑफ एनर्जी है ये एक टाइप ऑफ एनर्जी है, सो इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये मेजर ऑफ रेंडमनेस होता है। इट इज मेजर ऑफ रेंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम, मेजर ऑफ डिसऑर्डर और रेंडमनेस ऑफ द सिस्टम। क्लियर? मेजर ऑफ डिसऑर्डर और रेंडमनेस ऑफ द सिस्टम, ये एंट्रोपी है, सही ना। मेजर ऑफ रेंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये स्टेट फंक्शन है, ये स्टेट फंक्शन है। यानी सिर्फ ये इनिशियल और डेल्टा एस अगर मैंने को निकालना है, डेल्टा एस निकालना है, तो S2 माइनस S1 या S फाइनल माइनस S इनिशियल। तो ये फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। इट इज स्टेट फंक्शन। क्लियर? इट डिपेंड्स अपॉन द ओनली अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, नॉट अपॉन द पाथ अटेंड। ये पाथ अटेंड पे डिपेंड नहीं करेगा। फोर्थ, रिवर्सिबल प्रोसेसेस अगर है, रिवर्सिबल प्रोसेसेस के लिए, रिवर्सिबल प्रोसेसेस अगर हैं तो डेल्टा एस टोटल या डेल्टा एस यूनिवर्स हमेशा 0 होगा। रिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं यानी आइसोलेटेड प्रोसेसेस हैं, तो उसके लिए डेल्टा एस टोटल क्या होगा? 0। और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं, कोई भी हो, चाहे वो आइसोथर्मल हो, एडियाबैटिक हो, कोई भी प्रोसेस हो, तो उसके लिए डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0।
डेल्टा, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सही ना। 6th पॉइंट, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा एस जो होता है इक्विलिब्रियम पे, जितनी स्पीड से सराउंडिंग्स की एंट्रोपी या सिस्टम की एंट्रोपी मान लो कम हो रही है, उतनी स्पीड से सराउंडिंग्स की एंट्रोपी बढ़ेगी, इसलिए नेट एक की पॉजिटिव एक की नेगेटिव। सिस्टम ने की एंट्रोपी 10 से कम हुई तो सराउंडिंग्स की एंट्रोपी 10 से बढ़ जाएगी, डेल्टा एस टोटल क्या होगा, 0 होगा। डेल्टा एस टोटल तो 0 होगा इक्विलिब्रियम पे, लेकिन कोई पूछेगा सिस्टम की एंट्रोपी क्या है, सिस्टम की एंट्रोपी क्या है, वो मैक्सिमम होगी। एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज मैक्सिमम, क्योंकि उस इंस्टेंट पे सिस्टम और सराउंडिंग्स की एंट्रोपी क्या होगी, सेम होगी और मैक्सिमम होगी। सिस्टम और सराउंडिंग्स की एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इज मैक्सिमम, ये याद रखना, ये भूलना नहीं है। एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज मैक्सिमम बट नेट डेल्टा एस इज 0 और टी डेल्टा एस इज 0 एट इक्विलिब्रियम, टी डेल्टा एस इज 0 एट इक्विलिब्रियम, ये याद रखना है। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा एस 0 होता है, सिस्टम और सराउंडिंग्स की एंट्रोपी सेम होती है, मैक्सिमम होती है, एक की पॉजिटिव एक की नेगेटिव, तो नेट डेल्टा एस क्या होगा, 0। नेट डेल्टा एस इज 0 एट इक्विलिब्रियम, ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट 7 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको मैं नेक्स्ट पेज पे बता रहा हूँ। डेल्टा एस अगर निकालना है तुम्हें सिस्टम का, डेल्टा एस सिस्टम का, ध्यान रखना, हम एंट्रोपी की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं कर, जैसे मैंने तुम्हें पहले भी बताया, हम इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि इंटरनल एनर्जी बहुत सारी एनर्जी का सम है, न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए हम इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते। ऐसे ही एंथैल्पी की नहीं निकाल सकते वैल्यू, एच क्या होता है, ई प्लस पीवी, एच के अंदर क्या आ गया, ई आ गया, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसलिए इसकी भी नहीं निकाल पाएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट टर्म है जैसे जी, जी इज टू एच माइनस टी एस, एच माइनस टी एस, तो एच की हम एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल पा रहे, इसलिए जी की भी नहीं निकाल पाएंगे और एस की भी नहीं निकाल पाएंगे। एस की हम एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते, लेकिन आगे थर्ड लॉ पढ़ेंगे ना, जब थर्ड लॉ, तो उसने एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि हम एब्सोल्यूट वैल्यू किसी सिस्टम की निकाल सकते हैं 2.303 सीपी लॉग टी, और भी फॉर्मूले दे रखे हैं, ये थर्ड लॉ ने बोला हुआ कि हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हैं एंट्रोपी की बाय थर्ड लॉ। अदरवाइज तुमसे कोई पूछता है क्या हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हैं एंट्रोपी की, तो हम बोलेंगे नहीं, एब्सोल्यूट वैल्यू हम इसकी किसी सिस्टम की एंट्रोपी नहीं निकाल सकते, लेकिन उसके अंदर एंट्रोपी चेंज निकाल सकते हैं, ये अपना डेल्टा एस सिस्टम निकाल सकते हैं बट नॉट एस। थर्ड लॉ ने एक तरीका दे रखा है निकालने का एब्सोल्यूट वैल्यू को, ये याद रखना। एंट्रोपी जो है थर्ड लॉ के थ्रू निकाल सकते हैं, अदरवाइज कोई पूछता है तो बोलेंगे एंट्रोपी चेंज हम निकाल सकते हैं, लेकिन एंट्रोपी नहीं निकाल सकते किसी सिस्टम की। अब एंट्रोपी सिस्टम की जो एंट्रोपी चेंज आ रहा है सिस्टम के अंदर, वो कैसे दिया जाता है, वो दिया जाता है क्यू रिवर्सिबली आइसोथर्मली, पूरा लोग, क्यू रिवर्सिबली आइसोथर्मली बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर, क्यू रिवर्सिबली आइसोथर्मली बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी कोई सिस्टम है, अगर मैं इसको हीट दे रहा हूं, कोई सिस्टम है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर हम इसको हीट दे रहे हैं सिस्टम, बहुत स्लोली, बहुत ज्यादा स्लोली, बहुत स्लोली क्योंकि रिवर्सिबली बोला हुआ है, बहुत स्लोली हम इसको हीट दे रहे हैं, तो क्या होगा, उससे इसकी एंट्रोपी बढ़ेगी। बहुत स्लोली अगर हीट दे रहे हैं, हीट देने से क्या होता है, एक्चुअल में इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, इंटरनल एनर्जी बढ़ती है सिस्टम की, तो किससे क्या होगा, एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। किसी सिस्टम को हम बहुत स्लोली हीट दे रहे हैं, क्या एंट्रोपी है उसकी वो हमें नहीं पता, लेकिन उसकी एंट्रोपी में चेंज आ जाएगा अगर हम किसी सिस्टम को हीट दे रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर। प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल। तो डेल्टा एस सिस्टम का ये फॉर्मूला है, डेल्टा सिस्टम का क्यू रिवर्सिबली आइसोथर्मली बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर, सिस्टम के लिए डिफाइंड होता है ये, चाहे वो रिवर्सिबल हो या रिवर्सिबल, उनके लिए डिफाइंड है। किसी सिस्टम को हम बहुत स्लोली हीट दे रहे हैं लेकिन कांस्टेंट टेम्परेचर पे, स्लोली क्यों बोला मैंने, क्योंकि प्रोसेस रिवर्सिबल है, तो रिवर्सल प्रोसेस तो बहुत स्लो ही होते हैं इस वजह से। तो अब ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर बढ़ाने से एंट्रोपी, अगर फॉर्मूले को चेक करो तुम, टेम्परेचर बढ़ाने से एंट्रोपी बढ़ेगी कि कम होगी, टेम्परेचर बढ़ाने से, फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, टेम्परेचर बढ़ाने से एंट्रोपी बढ़ेगी कि कम होगी, बोलो। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो एंट्रोपी बढ़ेगी कि कम होगी, सर कम होगी। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एंट्रोपी कम होगी, ध्यान देना, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एंट्रोपी बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी किसी भी सिस्टम की। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, मूवमेंट डिसऑर्डर, रैंडमनेस क्या होगा, बढ़ेगी, तो एंट्रोपी बढ़ेगी।
ये बात समझ आ गई आदित्य? सर ये तो पता था, लेकिन फॉर्मूले के हिसाब से तो कम होगी ना। ध्यान देना, ये एंट्रोपी चेंज है आदित्य, ध्यान देना, ये एंट्रोपी चेंज है, एंट्रोपी चेंज कम हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने से। यानी ऐसे सोचो, से कोई एक सिस्टम है, वो है से 100 केल्विन पे, 100 केल्विन पे है, इस सिस्टम को मैं हीट दे रहा हूँ, इसका टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, तो इसकी एंट्रोपी बढ़ेगी कि नहीं? बढ़ेगी ना? यस सर। और एक सिस्टम है, मान लिया मैंने वो 5000 केल्विन पे, क्या इसमें टेम्परेचर बढ़ाऊंगा मैं, मान लो इसका टेम्परेचर मैंने 10 केल्विन से बढ़ाया, इसका टेम्परेचर 10 केल्विन से बढ़ाया, क्या 5000 केल्विन पे 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने से कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। अरे, उतना फर्क नहीं पड़ेगा ना, 5000 में 10 बढ़ा भी दिया तो क्या फर्क पड़ जाएगा उससे? यस। तो इसमें मैं तभी बोल रहा हूँ एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज डिक्रीज करेगा विद राइजिंग टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे हम, मैंने 100 केल्विन टेम्परेचर रखा, तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी। 100 केल्विन थी, मान लो इसकी एंट्रोपी अभी 10 जूल पर मोल पर केल्विन थी, 10 जूल पर मोल पर केल्विन थी, और अब 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाया, 10 से हो गई 15 जूल पर मोल पर केल्विन, और इसकी एंट्रोपी 5000 केल्विन पे जो टेम्परेचर था, इसकी एंट्रोपी थी, मान लिया पहले मैंने 100 जूल पर मोल पर केल्विन, 100 जूल पर मोल पर केल्विन थी, ये यूनिट है इसकी, जूल पर मोल पर केल्विन आएगी, यूनिट क्यू है ऊपर, नीचे टी है, तो यूनिट क्या आएगी? जूल पर मोल पर केल्विन। इसकी एंट्रोपी थी जो 5000 केल्विन पे ऑलरेडी है, उसकी एंट्रोपी थी 100 जूल पर मोल पर केल्विन। अब मैंने 10 केल्विन इस पर टेम्परेचर बढ़ाया, तो इसकी एंट्रोपी होगी 100.1 जूल पर मोल पर केल्विन। क्या फर्क पड़ेगा कोई खास? नो सर। वैसे तो एंट्रोपी इंक्रीज हुई है ना, हाँ आदित्य? यस सर, यस सर। वैसे तो इंक्रीज हुई है, लेकिन एंट्रोपी चेंज जो है वो डिक्रीज करेगा अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे, समझे कि नहीं ये? यस सर, आ गया। हाँ, तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल सा। एंट्रोपी होती ना, अगर यहाँ सिर्फ डेल्टा एस नहीं होता, ये सिर्फ एंट्रोपी होता, तब ये गलत है फॉर्मूला, तब ये फॉर्मूला गलत है। तो ये Q इज टू, याद रखना, टी डेल्टा एस में आगे जाके बहुत बार यूज करूंगा, Q इज टी डेल्टा एस, याद आएगा ना, Q ये रहा, टी इधर चला जाएगा, Q इज टी डेल्टा एस। डेल्टा एस सिस्टम Q रिवर्सिबली आइसोथर्मली बाय टेम्परेचर होता है, ये डिफाइंड होता है हर एक प्रोसेस के लिए, सिस्टम के लिए, इसको भूलना नहीं है, डेल्टा एस सिस्टम। किसी को कोई पूछना तो नहीं है? किसी को यहाँ पे कुछ पूछना तो नहीं है? चलो, अब मैं मान रहा हूँ यहाँ तक कि ये तुम्हें समझ आ गया है, सही ना? एंट्रोपी की मैंने डिफरेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं और डेफिनेशन बताई है, डेफिनेशन क्या बताई है इसकी मैंने? डेफिनेशन क्या बताई है मैंने इसकी? मेजर ऑफ रेंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम, फिर मेजर ऑफ रेंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम, ये इसकी मैंने क्या बताई है? डेफिनेशन, ये इसकी मैंने डेफिनेशन बताई है, सही ना? तो वो रेंडमनेस जितनी ज्यादा होगी, सिस्टम की एंट्रोपी क्या होगी? उतनी ज्यादा, सिस्टम की एंट्रोपी क्या होगी? उतनी ज्यादा होगी। तो ये यहाँ पे ना एंट्रोपी के बारे में थोड़ा बहुत मैंने बताया अभी, अदरवाइज अभी मेरे को तुम्हें यहाँ बताना है डेल्टा एस, यानी एंट्रोपी चेंज क्या होगा रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, एंट्रोपी चेंज क्या होगा इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। मैंने अभी आंसर तुम्हें रटवा दिया यहाँ पे, अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो एंट्रोपी चेंज सिस्टम टोटल क्या होगा? टोटल एंट्रोपी चेंज क्या होगा? जीरो। बोलो टोटल। हाँ, जीरो। और अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो क्या क्या होगा? पॉजिटिव। हाँ, ये ध्यान रखना कि पॉजिटिव क्यों, क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस ही एक्चुअल प्रैक्टिस में होते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस तो होंगे ही नहीं। तो एंट्रोपी यानी रिवर्सल प्रोसेस का मतलब है जो भी मैं हीट दे रहा हूँ, जो भी मैं हीट दे रहा हूँ, सारी की सारी हीट किस में कन्वर्ट हो रही है? वर्क के अंदर। तो सराउंडिंग्स को तो कोई हीट मिली ही नहीं, जब सराउंडिंग्स को हीट मिली नहीं, तो इसलिए डेल्टा एस क्या आएगा? जीरो आएगा। टोटल एंट्रोपी में क्या कोई चेंज आएगा? अगर सराउंडिंग्स को हीट नहीं मिल रही है तो क्या टोटल एंट्रोपी चेंज में कोई चेंज आएगा क्या? वो तो जीरो रहेगा ना फिर, देयर विल बी नो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, तो इसलिए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है, मैंने सिस्टम को हीट दी, सिस्टम को हीट दी, ऐसे तुम्हें याद रहेगा, ध्यान सुन लेंगे, मैंने सिस्टम को हीट दी, सही ना? सिस्टम को हीट दी, 100 जूल हीट दी, 100 में से उसने 80 का काम कर दिया, 20 जूल किसको मिल गई? सराउंडिंग। तो उससे डेल्टा एस टोटल क्या हो गया? पॉजिटिव। डेल्टा से पॉजिटिव हो गया कि नहीं? तो ये किस में हुआ? इरिवर्सिबल प्रोसेस में ना। रिवर्सिबल में तो क्या होता है, जितनी भी हीट हम देंगे वो तो 100% एफिशिएंसी वाले होते हैं ना,
जितनी भी हीट देंगे सारी की सारी हीट को किसमें कन्वर्ट कर देगा, वर्क में। तो सराउंडिंग्स को कोई एंट्रोपी मिली नहीं, कोई हीट मिली नहीं, तो उनकी एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए डेल्टा एस क्या आएगा टोटल, वो जीरो आएगा। डेल्टा एस टोटल क्या आएगा, जीरो आएगा। लेकिन अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है, मैंने हीट दी, सिस्टम क्या सिस्टम ने हीट रिलीज की, सिस्टम ने हीट, जैसे सिस्टम को हीट दी मैंने, हीट दी तो उसमें 100 जूल में से उसने 80 का काम कर दिया, 20 जूल मिल गई सराउंडिंग्स को, तो सराउंडिंग्स की एंट्रोपी बढ़ गई, तो नेट डेल्टा एस टोटल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसको ऐसे याद रखना, याद रहेगा कि नहीं है। जो अनअवेलेबल एनर्जी थी, अनअवेलेबल एनर्जी थी यानी जो यूजफुल वर्क नहीं कर पा रही है, वो किसको मिल जाती है, सराउंडिंग्स को, इसलिए सराउंडिंग्स की एंट्रोपी बढ़ जाती है, तो डेल्टा एस टोटल क्या मानते हैं कि इंक्रीज हो। डेल्टा एस टोटल ऐसे ही ओवरऑल क्या हो रहा है, जो अनअवेलेबल एनर्जी है वो बढ़ती जा रही है। इसीलिए बोला गया सेकंड लॉ में कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, फिर इसलिए सेकंड लॉ में बोला गया कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। समझ आ गई बातें मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ पे आदित्य। यस सर, आ गया। हाँ, तो ये अभी याद रहेगा ना कि डेल्टा एस टोटल फॉर रिवर्सिबल प्रोसेसेस इज इक्वल टू जीरो, बट डेल्टा एस टोटल फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेसेस इज ग्रेटर देन जीरो। वो क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो। इसको मैं प्रूफ भी करूंगा, अभी जो बताया इसको एटलीस्ट तुम्हें याद रखना। हर एक प्रोसेस के लिए अलग अलग, चाहे वो आइसोथर्मल है, चाहे वो एडियाबैटिक है, चाहे वो आइसोकोरिक है या आइसोबैरिक है, सबके लिए प्रूफ करेंगे। लेकिन अभी मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, तो उसको करना है अभी, उन क्वेश्चंस को करेंगे पहले। और इसके अंदर अभी तो ऐसा कुछ खास है नहीं। अब मैं क्या कहते हैं, मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन दूंगा, एक बार रिज्वाइन कर लेंगे जल्दी से, एक बार रिज्वाइन करेंगे।